दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। आज की कहानी है असली भाग्य विधाता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहाँ की तैयारी हो रही है? ज्योति को बैग में कपड़े डालते हुए देख उसके पति देवेंद्र ने पूछा। ज्योति ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। चाहती तो आपके बिना बताए रात के अंधेरे में ही जा सकती थी, लेकिन मैंने बताकर जाना ही उचित समझा। देवेंद्र ने बड़े घमंड और तल्खी से पूछा, इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगी? सोचा है कभी दुनिया कैसी है? ज्योति सोच रही थी कि कैसे इंसान है। यह पूछ नहीं रहे कि घर छोड़कर कहाँ जा रही हो, यह पूछ रहा है कि कहाँ जा रही हो। ज्योति ने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा, हाँ, इस बुढ़ापे में भी कोई ना कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। दुनिया कैसी है यह भी मुझे पता है। देवेंद्र ने पूछा, यह मत भूलो कि तुम भिखारियों जैसे घर से मेरे जैसे अमीर आदमी के साथ ब्याही गई थी। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने। एक औरत को और क्या चाहिए? मैं तो तुम्हारे लिए भाग्य विधाता बनकर आया हूँ। तुम्हारे मायके में था ही क्या? भिखारियों की तरह तो रहते थे। जब भी तुम्हारे मायके जाता था फटा हुआ दूध ही खिलाते थे और कहते थे पनीर की सब्जी बनाई है। लानत है तुम्हारे मायके वालों पर, एक दिन भी नॉनवेज नहीं खिलाया। ज्योति अब और सुन ना सकी। उसकी आंखें अपमान के कारण बरस पड़ी। आज उसने सोच लिया था कि जब घर छोड़कर जाना ही है तो इस आदमी की इतनी बातें मैं क्यों सुनकर जाऊं। आज तो बोलने का मौका है। उसने कहा, एक औरत को इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। उसे अपने लिए सम्मान चाहिए और अपने मायके वालों के लिए भी आदर चाहिए, आदर भाव चाहिए। आपने हर समय मेरे परिवार वालों को भिखारी कहकर ही पुकारा। वे लोग अपनी तरफ से आपका पूरा आदर सम्मान करने की कोशिश करते थे, लेकिन आप कभी खुश नहीं होते थे। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन आप गरीब को गरीब नहीं भिखारी कहते हैं और अपने आप को हमारा भाग्य विधाता। क्या आपने कभी एक दिन भी सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ही भाग्य के कारण आपको सब कुछ प्राप्त हुआ हो, या फिर हमारे बच्चों के भाग्य से सब कुछ मिला हो? जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर बच्चों की शादी होने तक मैं यही सुनती आ रही हूँ कि मैं तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ, जबकि आप सिर्फ एक पति हो। बाकी कुछ भी हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह ईश्वर की बदौलत है, ईश्वर का आशीर्वाद है। हो सकता है आपके इसी घमंड के कारण आपको शायद ईश्वर ने कोई सुख ना दिया हो, जबकि वह देना चाहता हो। इतने सालों में मैं सब कुछ सहन करती रही, यही सोचकर कि एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आप मेरे मायके वालों का आदर सम्मान करने लगोगे। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब होगा भी नहीं। लेकिन साथ साथ अब मेरी बर्दाश्त करने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है, मेरी जिम्मेदारियां भी समाप्त हो चुकी हैं। अब आप खुद अपने भाग्य विधाता बनकर अकेले ही रहिए। आपके पास बहुत पैसा है ना, इसलिए आप 2-4 नौकर रखकर सारे काम करवा लीजिएगा। मैं कहाँ जाऊंगी इस बात की चिंता छोड़कर चैन की बंसी बजाइएगा। बस आपके ताने अब और नहीं। वैसे मेरी एक सहेली जिसके पति गुजर चुके हैं वह अकेली रहती है, मैं उसके साथ रह सकती हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दुनिया में वृद्धा आश्रमों की कमी नहीं है। ऐसा कहकर ज्योति ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन तब भी देवेंद्र ने अपने अभिमान के कारण उसे रोकना जरूरी नहीं समझा और तुनक कर बोला, हाँ हाँ जा जा। घर से बाहर निकलते ही दुनिया की असलियत सामने आएगी, तब अपने आप भागी भागी वापस आएगी। मैं रह लूँगा अकेला। अपने लिए सब कुछ करने वालों को भाग्य विधाता ही कहते हैं और मैं तेरा भाग्य विधाता, तेरे बच्चों का भाग्य विधाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी आई मुझे छोड़कर जाने वाली। ज्योति अपने दोनों बैग लेकर निकल गई। घर से निकलते समय ही उसे पड़ोस में रहने वाली ममता सामने से आती दिखी। ज्योति चुपचाप निकल जाना चाहती थी, पर ममता के होते ऐसा संभव न था, क्योंकि वह प्रश्न चिन्ह सहित
जन्म ली हुई थी। प्रश्नों की ऐसी झड़ी लगाती थी कि सामने वाला परेशान हो जाए। ममता, अरे ज्योति बहन, 2-2 बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अकेली दिख रही हो, भाई साहब साथ नहीं जा रहे क्या? ज्योति के मुंह से निकला, सहेली की बेटी की शादी में जा रही हूँ, ये जाना नहीं चाहते। वैसे तो पड़ोसी होने के नाते हम भी भाई साहब का ख्याल रख सकते हैं, नाश्ता वगैरह भी खिला सकते हैं, पर भाई साहब तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। ऐसा कहकर ममता अपने घर में घुस गई। ज्योति ने सोचा अच्छा हुआ, जल्दी पीछा छूटा। उसने सड़क पर जाकर ऑटो किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड मीना के घर आ गई। मीना उसे देखकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद मीना की बेटी अन्नू भी अचानक अपनी ससुराल आ गई। उसकी ससुराल इसी शहर में थी, लेकिन काफी दूर थी। रास्ते में लगभग एक तरफ से 2 घंटे लग जाते थे। अन्नू भी ज्योति आंटी को देखकर हैरान थी। शाम को ज्योति ने अचानक मीना और अन्नू की कुछ बातें सुनी। मम्मी, मैं तो आज आपको लेने आई थी, कुछ दिन हमारे साथ रह लेते तो अच्छा था, और यहाँ तो आंटी को देखकर मैं हैरान रह गई। वह यहाँ कैसे? मीना, हाँ अन्नू, उनके सामने मेरी तुम्हारे यहाँ चलने की बात मत कहना। मैं उसे 1-2 बारी कह चुकी थी कि कभी मेरे साथ रहने के लिए आओ। अब वह इतने मन से रहने आई है तो अच्छा ही है। मैं फिर कभी तेरे साथ चलूंगी। अगर उसे पता चलेगा तो वह वापस जाने की बात करेगी। अन्नू, हाँ मम्मी ठीक है। ज्योति ने मीना को अपने घर छोड़ने वाली बात बताई नहीं थी, इसलिए मीना को लगा कि ज्योति फुर्सत निकालकर उसकी यहाँ रहने आई है। ज्योति ने सोच लिया था कि इन्हीं दिनों के बीच में अपना इंतज़ाम किसी वृद्धाश्रम में कर लूँगी ताकि मीना अपनी बेटी के पास जा सके। ज्योति ने अपने विदेश में रह रहे दोनों बच्चों को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसे पता था कि इस बात से दोनों बच्चे बहुत नाराज़ होंगे। दोनों बच्चे, बेटा आकाश और बेटी कनिका, माँ पर जान छिड़कते थे। और उधर देवेंद्र बाबू के हाल सुनिए। सुबह मेड आई, साहब भाभी जी कहाँ है? भाभी जी क्या बोल रही हो? क्या मैं तेरा भाई लगता हूँ? और तुझे क्या करना है? जाकर अपना काम कर। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। चौथे दिन मेड ने फिर पूछा, साहब मुझे बीबी जी से कुछ बात करनी है। कब आएंगी? मुझे नहीं पता, तुझे क्या कहना है बोल। मुझे थोड़े पैसे एडवांस चाहिए, गांव में सास बीमार है, मुझे जाना पड़ेगा। जो तेरे पैसे बनते हैं ले जा, एडवांस नहीं मिलेगा। साहब बीबी जी तो कभी मना नहीं करती, ऐसे में तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं कर पाएगी तो मत कर, धमकी क्यों दे रही है? अगले दिन से मेड ने काम करना छोड़ दिया और पूरी बात पड़ोस में रहने वाली ममता देवी को बता दी। अब ममता को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। देवेंद्र बाबू ने 10-12 दिन तक नॉनवेज और कई तरह का अपना मनपसंद खाना खाकर मौज कर ली। घर में ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। 10-12 दिन के बाद बाहर खाना खा खा कर थक गए और पेट भी गड़बड़ हो गया। डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने फूड पॉइजन बोलकर अस्पताल में एडमिट कर दिया। 3-4 दिन तक एडमिट रहे और फिर जब घर आए तो साधारण खिचड़ी के लिए तरस गए। तब उन्हें याद आ रहा था कि बीमार होने पर ज्योति उनकी कितनी सेवा करती थी और हर चीज़ का ध्यान रखती थी। एक बार तो खुद भी उसे बुखार आ गया था, तब बुखार में भी मेरी सेवा में ही लगी रहती थी। घर में हर चीज़ का बुरा हाल हो चुका था, गंदा घर, पहले कपड़े, धूल मिट्टी, पर घमंड में अभी भी कोई कमी नहीं थी। अकेले में बड़बड़ाते हुए समझ रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैले कपड़े ड्राई क्लीन को दे दूंगा। घर की सफाई के लिए अपने दोस्त सदानंद को नौकर ढूंढने को बोल दिया है, 1-2 दिन में नौकर मिल ही जाएगा। नाश्ता खाना सफाई वगैरह देख लेगा, पैसे से क्या नहीं हो सकता। अगले दिन एक 18-19 साल का लड़का आया, उसका नाम अजीत था। देवेंद्र बाबू ने बिना किसी जांच पड़ताल के उसे काम पर रख लिया। उसने घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, सारे काम बखूबी संभाल लिए।
देवेंद्र बाबू की बढ़िया कटने लगी। बड़े ही खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उधर ज्योति ने एक वृद्धाश्रम में अपना रहने का इंतजाम कर लिया। जब वह वृद्धाश्रम जाने लगी तब उसकी सहेली मीना को पूरी बात का पता लगा। उसने ज्योति से बहुत कहा कि वह उसके साथ ही रहे, पर ज्योति नहीं मानी। उधर अजीत पर देवेंद्र बाबू को पूरा भरोसा था। अगले दिन दोपहर के 2 बजे तक देवेंद्र बाबू सोते रहे। उनकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुली तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ लोग खड़े हैं। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन तेज चक्कर आया और वह उठ नहीं पाए। उन्होंने लेटे लेटे देखा कि उनका बेटा आकाश खड़ा है। वे सोचने लगे कि यह विदेश से कब आया। तभी उनके सिर में दर्द की तेज लहर उठी। उन्होंने सिर पर हाथ लगाया तो सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। वह कुछ भी बोल नहीं पाए और चुपचाप लेटे रहे। तभी आकाश की आवाज आई, पापा पापा, आप ठीक तो है ना? मम्मी कहाँ है? मैंने फ़ोन किया, वह फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं। मैंने तो सरप्राइज़ देने के चक्कर में अपने आने के बारे में किसी को बताया नहीं था। यहाँ आया हूँ तो सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तभी पड़ोसन ममता बोल उठी, बेटा आकाश, कुछ दिन पहले मैं तेरी मम्मी को बैग उठाकर जाते हुए देख रही थी। कह रही थी सहेली की बेटी की शादी है, तब से आज तक दिखी नहीं है। इधर आकाश ने अपने मामा को फ़ोन पर पूरी बात बता दी। मामा मामी के साथ घर पर आ गए थे और मामी ने घर की देखभाल शुरू कर दी थी। आकाश ने फिर कहा, कुछ तो बताइए पापा। देवेंद्र ने बस इतना ही बताया कि ज्योति अपनी सहेली के यहाँ जाने को कह रही थी, जिसका पति गुजर गया है। तब आकाश को याद आया कि मम्मी ने कुछ समय पहले अपने बेस्ट फ्रेंड मीना के पति के गुजर जाने की बात उसे बताई थी। आकाश ने अपनी बहन कनिका को फ़ोन करके मीना आंटी के बारे में पूछा। इत्तेफाक से कनिका के पास उनका नंबर था। आकाश ने मीना आंटी के पास फ़ोन किया, अपनी माँ के बारे में सब कुछ पूछा और वृद्धाश्रम पहुंच गया। ज्योति उसे ऐसे अचानक देखकर हैरान रह गई। आकाश ने उसे देवेंद्र के बारे में सब कुछ बताया तो वह सुनकर बहुत बेचैन हो उठी। उसने भी आकाश को घर छोड़ने का कारण बताया। आकाश ने उसे घर चलने को कहा, लेकिन वह घर नहीं जाना चाहती थी। आकाश लौट गया। 2-3 दिन के बाद देवेंद्र जी की हालत में थोड़ा सुधार आया। तब आकाश ने उन्हें बताया कि जब मैं सरप्राइज देने के लिए यहाँ पहुँचा तब पूरा घर बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज़ निकालकर चोरी की है। आप बुरी तरह घायल थे। मैंने डॉक्टर को बुलाया और इतने में सारे पड़ोसी भी एकत्र हो गए। मैंने अजीत नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। वह दिखाई नहीं दे रहा। लगता है यह सब उसी ने किया है। कौन अजीत? जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई नहीं था। पापा, आपने बिना जांच पड़ताल के उसे कैसे रख लिया? डॉक्टर ने यह भी बताया है कि आपके खाने में उसने नींद की कुछ गोलियां मिला दी थी और उसे जब लगा कि आप कहीं होश में ना आ जाओ तो उसने आपके सिर पर चोट मार दी। आपको मरा हुआ समझकर घर की कीमती सामान चुराकर वह भाग गया। खैर, भागकर जाएगा कहाँ? आप उसका पूरा हुलिया पुलिस को बता दीजिएगा। आकाश बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं उसे वापस आने को कहूँगा। मैं उसे हमेशा कहता था कि मैं तेरा भाग्य विधाता हूँ, जबकि मैं उसके बिना 1 महीने भी नहीं रह पाया। मैं क्या बनूंगा किसी का भाग्य विधाता? आकाश अपने पिता को कार में ज्योति के पास वृद्धाश्रम ले गया। देवेंद्र ने सच्चे भाव से ज्योति के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका, घर नहीं चलोगी? ज्योति उनके भाव को अच्छी तरह पढ़ सकती थी। आखिर पूरा जीवन उन्हीं के साथ तो बिताया था। वह गाड़ी में उनके साथ बैठ गई और घर जाकर ईश्वर को, सच्चे भाग्य विधाता को माथा टेककर बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।